प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले की वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपसे चर्चा की थी और हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में आपको उनके उद्गम, उनकी दिशा, प्रवाह और सहायक नदियों के संबंध में बात कर रहे थे। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करते हैं। हम झेलम नदी तक पढ़ चुके थे। अब चेनाब नदी। चेनाब एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदी भी है और ये हिमाचल प्रदेश में और चंद्रभागा दो इसकी उप सहायिकाएँ हैं। उनसे मिलकर के जैसे यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ से इसका उद्गम होता है, चंद्रभागा के मिलन के रूप में संगम होता है। और जो चंद्रा नदी है उसका उद्गम हिमनद से होता है और भागा नदी एक प्रपाती नदी है, यह सहायक नदी है और दोनों का संगम टांडी नामक जगह पर हो जाता है। टांडी नामक दोनों का संगम हो जाता है टांडी नामक जगह पर। और नदियां हैं दो, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा, भाग या भाग। इस प्रकार चेनाब नदी की हम लंबाई की बात करें तो चेनाब नदी की जो लंबाई है वो भारत में और लगभग 1180 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर है, ये भारत में इसकी लंबाई है। इसके बाद हम ये देखते हैं जो प्रमुख नदी है चेनाब के बाद वो है रावी। रावी नदी हम देखते हैं। रावी नदी जैसा कि इसका आपके मानचित्र में है, ये प्रदर्शित हो रहा है कि रावी नदी का उद्गम यहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे के निकट से। रोहतांग दर्रा के निकट से रोहतांग दर्रा के निकट से रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी नदी को संस्कृत में परशुनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषनी या परशुनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ये है रावी जो आगे चलकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको लाहौर की नदी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, लाहौर जो पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अगली नदी ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास का जो दूसरा नाम है वो है विपाशा अर्किया। ये नदी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है और रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर ये ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। रावी और ब्यास दोनों का उद्गम स्थल लगभग एक ही जगह पर है, रोहतांग दर्रे के आसपास। और ये जो नदी है वो लगभग हिमाचल से होते हुए और पंजाब में प्रवेश कर जाती है और जो हरके बैराज है वहाँ पर सतलज नदी में मिल जाती है। अपने राजस्थान में जब इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि हरके बैराज एक जगह है पंजाब में जहाँ पर सतलज और जैसे ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी। तो ब्यास और सतलज नदी का उद्गम स्थान जो मिलन स्थल है वह है हरके बैराज। ये हरके बैराज, तो यहाँ पर पंजाब में इनका मिलन होता है और ये छोटी नदी है ब्यास नदी। ये कुल्लू घाटी के रूप में चर्चित है। हम हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली घाटियों के बारे में पढ़ते हैं तो कुल्लू घाटी के रूप में ये ब्यास नदी चर्चित है। इसके बाद हम अगली नदी पढ़ते हैं सतलज। सतलज नदी ये एक महत्वपूर्ण नदी है और भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम है वो राकस झील से होता है। राकस झील
और इसका उद्गम, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, सतलज नदी का उद्गम यहाँ पर है। ये राकस झील और एक मानसरोवर झील है चीन के निकट, वहाँ से होता है। और इसके बाद हमें देखते हैं कि सिपकीला जो दर्रा है, जो लगभग 4300 मीटर के निकट है, वो हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा के पास से हिमाचल तिब्बत से होते हुए यहाँ पर ये प्रवेश करती है। इससे पहले जब हम दर्रों के बारे में पढ़ाया था तो हमने बताया था सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा के पास से इसका प्रवेश होता है भारत में, यानी हिमाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण नदी इसलिए भी है ये कि जो भारत का एक महत्वपूर्ण बांध है भाखड़ा नागल, वो इसी नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध या भाखड़ा नागल बांध यहाँ भाखड़ा के नीचे रोपड़ में पंजाब के मैदान में प्रवेश कर जाती है। और पंजाब हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है वो इन्हीं नदियों के कारण बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इसके बाद हम देखते हैं ये सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम। इसके बाद और अब हम लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदियों को और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को। तो जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो नामचा वरवा, ये मानसरोवर झील के पूर्व में है। यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ मानसरोवर झील के पास से ही, और ये ऊपर सिंधु, इधर सतलज और ये आपकी ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का उद्गम स्थल है। और इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के रूप में जाना जाता है। सांगपो नदी के रूप में जाना जाता है। नामचा बरवा के निकट ये बृहद हिमालय में प्रवेश करती है। और नामचा बरवा एक पर्वत चोटी है, वहाँ पर ये बृहद हिमालय में प्रवेश कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक दिहांग महाखड्ड है। महाखड्ड अंग्रेजी में बोलते हैं इसको गॉर्ज बोलते हैं। ये बियाकार की घाटी का ही बड़ा रूप होता है गॉर्ज। जैसे बियाकार की घाटी सामान्यतः जो बनती है वो इस ढंग से बनती है, लेकिन गॉर्ज और इसके अतिरिक्त विशाल होते हैं और गहरे होते हैं। तो ये जो सांगपो नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर और एक मोड़ बनाती है, हेयर पिन मोड़ बनाती है। और हेयर पिन मोड़ बनाकर और ये भारत में प्रवेश करती है दिहांग महाखड्ड को पार करके। ये सदिया के निकट ये समुद्री सतह से लगभग 135 मीटर ऊपर रहती है। ये नदी यहाँ पर अधिक ढाल की वजह से कटाव बहुत करती है। ये नदी और इसकी सहायक नदियाँ और कटाव करके इस नदी में भारी मात्रा में और निक्षेप मौजूद रहते हैं, गाद निक्षेप रहते हैं, इसलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। तो इस प्रकार ये नदी माजुली द्वीप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसका जो प्रवाह जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। इसका मतलब नदी आराम से बल खाती हुई चलती है। और जब इसमें पानी बहुत आ जाता है तो हर वर्ष ये बाढ़ का रूप भी ले लेती है। तो ये बाढ़ों के लिए भी नदी कुख्यात है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें है तिस्ता नदी, और इसके बाद संकोश, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, मणिपुर, कल्लान, बराक नदी। ये बराक नदी बहुत प्रसिद्ध नदी है। बराक नदी ये इसकी सहायक नदियां हैं। इनके बारे में हम देखेंगे कि जो आपके मानचित्र है उसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को दिखाया गया है। तो संकोश नदी को हम देखें तो संकोश नदी ये भूटान की तरफ से आती है। संकोश नदी, और
संकोश। ये भूटान की प्रमुख नदी है, भूटान की प्रमुख नदी है। और ये बाद में ब्रह्मपुत्र में जाकर धुबरी एक जगह है असम में, उसके पास मिल जाती है। इसके बाद हम देखें दूसरी नदी और मनास नदी। मनास नदी ये पूर्ववर्ती नदी है। मनास नदी, मनास या मानस नदी, ये पूर्ववर्ती यानी कि जो हिमालय पर्वत बन रहा था उससे पहले भी थी, और हिमालय पर्वत को काटकर आज भी वर्तमान में विद्यमान है। तो ये मानस नदी है। इसके बाद सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, और ये बहुत बड़ा मार्ग तय करती है, और मिकिर पहाड़ी और अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है। मिकिर पहाड़ी और अबोर पहाड़ियों को। इसकी बाद है धनसिरी नदी, और धनसिरी जो नदी है वो नागा पहाड़ियों से निकलती है। नागा पहाड़ियाँ हैं नागालैंड में यहाँ, और धनसिरी पहाड़ी नागालैंड से। इसी प्रकार मणिपुर नदी, ये मणिपुर से निकलती है, और लोकटक झील जो प्रसिद्ध है मणिपुर में, बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोकटक। इसका पानी बहुत ही निर्मल प्रकार का है लोकटक झील, और लोकटक झील को अववाहित करती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और बड़ी नदी है बराक नदी। और ये नागालैंड में माउंट जापो पर एक क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है नागालैंड से, और बाद में बांग्लादेश की ओर बहती है। तो तब ये सुरमा नदी कहलाती है। बराक नदी ही सुरमा नदी कहलाती है, इसका नाम बदल जाता है, सुरमा नदी कहलाती है। और बाद में बांग्लादेश में जो बह रही होती है गंगा की दूसरे नाम से पद्मा नदी, उसमें ये मिल जाती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सिंधु नदी की कुछ शेष नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया, और अगले पार्ट में हम गंगा नदियों और उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे।